Good morning, students. This is History, Class 8th, Chapter 4, Tribals, the Coup, and the Vision of a Golden Age. And this is going to be our last class on this chapter. अब तक हमने जाना कि जो कबीलाई लोग थे, जो जंगलों में रहते थे और जो स्थानांतरित कृषि यानी झूम कल्टीवेशन करते थे और जो घूमते रहते थे एक स्थान पर, सेटल्ड लाइफ वो नहीं जीते थे। इस तरह से जो अंग्रेज थे वो इस बात से संतुष्ट नहीं थे, खुश नहीं थे, क्योंकि जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे उन पर शासन करना, प्रशासन चलाना आसान नहीं था। Through the 19th and 20th centuries, tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in laws, the restrictions on their practices, and the new taxes they had to pay, and the exploitation by traders and moneylenders. The Kols rebelled in 1831 to 32. Santhals rose in revolt in 1855. The Bastar Rebellion in central India broke out in 1910 and the Worli Revolt in Maharashtra in 1940. The movement that बिरसा led was one such a movement. हमने चैप्टर के शुरू में ही बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा था। वो अपने आप को दैवीय शक्तियों से युक्त मानते थे और उसने लोगों के दिमाग में एक सपना जगाया कि वो फिर से अपने जो बीते हुए दिन थे उनके जंगल के जीवन के, झूम कल्टीवेशन के, फिर से वो आ सकते हैं। तो इस तरह से 19वीं और 20वीं शताब्दी में अलग अलग कबीलाई लोगों ने, कोल्स ने, संथाल्स ने और अलग अलग कबीलाई लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। ये विद्रोह उन नियमों के खिलाफ था जो अंग्रेजों ने कबीलाई लोगों पर थोपे। जैसे अंग्रेजों ने जो जंगल है उसको भी रिजर्व फॉरेस्ट में बांट दिया, जहां पर कबीलाई लोग लकड़ी नहीं काट सकते थे, पशु नहीं चरा सकते थे और खेती भी नहीं कर सकते थे। इस तरह से कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ, बस्तर विद्रोह मध्य भारत में हुआ 1910 में हुआ और महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा मुंडा ने भी ऐसे ही एक विद्रोह का नेतृत्व किया। बिरसा मुंडा was born in the mid 1870s. The son of a poor father, he grew up around the forests of Bohonda, grazing sheep, playing the flute and dancing in the local akhada. Forced by poverty, his father had to move from place to place looking for work. As an adolescent, Birsa heard tales of the Munda uprisings of the past and saw the Sardars of the community urging the people to revolt. They talked of a golden age when the Mundas had been free of the oppression of Dikus and said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored. They saw themselves as the descendants of the original settlers of the region fighting for their land अर्थात मुल्क की लड़ाई, reminding people of the need to win back their kingdom. मुंडा का जन्म 19वीं शताब्दी के 7वें-8वें दशक में हुआ। वो एक गरीब जो पिता है उसका बेटा था और बोहोंडा के जंगलों में वो भेड़ें चराता था, बांसुरी बजाता था, नाचता था और इस तरह से गरीबी के कारण उसके पिता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम के लिए जाना पड़ता था। जैसे ही बिरसा मुंडा युवा बना, उसने वो कहानियां सुनी कि किस तरह से उनके पूर्वजों ने अपने समुदाय की भलाई के लिए विद्रोह किया और लड़ाइयां लड़ी, किस तरह से वो फिर से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं
और अपना जो खोया हुआ जो स्वर्ण युग है उसको फिर से वो प्राप्त कर सकते हैं। उनका फिर से अपने जंगलों पर अधिकार हो सकता है, जहां वो भेड़ें चरा सकते हैं, झूम कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसको उन्होंने मुल्क की लड़ाई का नाम दिया। बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल and listened to the sermons of missionaries. There too he heard it said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights. This would be possible if they became good Christians and gave up their bad practices. Later, Birsa also spent some time in the company of a prominent Vaishnava preacher. He wore the sacred thread and began to value the importance of purity and piety. बिरसा ने अपने कबीलाई लोगों का खोया हुआ सम्मान पाने के लिए क्रिश्चियन मिशनरी का जो स्कूल था वो भी अटेंड किया, वहां भी गए। जो ब्राह्मण लोग थे उनके द्वारा जो उपदेश दिए जाते थे उसको भी उन्होंने अटेंड किया, उसको भी उन्होंने सुना। और इस तरह से उन्होंने हर वो प्रयास किया जिसके द्वारा वो अपना खोई हुई गरिमा, अपने कबीलाई लोगों की खोई हुई गरिमा फिर से पा सकते थे। बिरसा was deeply influenced by many of the ideas he came in touch with in his growing up years. His movement was aimed at reforming tribal society. He urged the Mundas to give up drinking liquor, clean their village, and stop believing in witchcraft and sorcery. But we must remember that Birsa also turned against the missionaries and the Hindu landlords. He saw them as outside forces that were ruining the Munda way of life. बिरसा ने अपने कबीलाई लोगों को इस बात के लिए भी मनाया कि वो शराब पीना छोड़ दें, जादू टोने में विश्वास न करें, अपने गांव को साफ रखें। और इस तरह से उन्होंने हिंदू भूस्वामी और क्रिश्चियन मिशनरीज का भी विरोध किया, क्योंकि वो कबीलाई लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहे थे, उनको उनके ढंग से जीने के लिए जीने में अड़चन पैदा कर रहे थे। In 1895, Birsa urged his followers to recover their glorious past. He talked of a golden age in the past, a Satyug, the age of truth, when Mundas lived a good life, constructed embankments, tapped natural springs, planted trees and orchards, and practiced cultivation to earn their living. They did not kill their brethren and relatives. They lived honestly. Birsa also wanted people to once again work on their land, settle down and cultivate their fields. 1895 में यानी 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बिरसा ने अपने अनुयायियों को डिकूस यानी आउटसाइडर्स, मिशनरीज, हिंदू लैंडलॉर्ड्स, मनीलैंडर्स के खिलाफ खड़े होने के लिए उनको मनाया और कहा किस तरह से वो फिर से सतयुग का जो समय है उसको फिर से वो वापस ला सकते हैं, जब कबीलाई लोग प्राकृतिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण था। वो झूम कल्टीवेशन करते थे, बगीचे उनके बगीचे होते थे, वो पेड़ पौधे उगाते थे, वो आपस में लड़ते झगड़ते नहीं थे, वो ईमानदार जीवन जीते थे। ये सब चीजें वो फिर से एक जो गोल्डन एज है फिर से वो शुरुआत उसकी कर सकते हैं। What worried British officials most was the political aim of the Birsa Munda, for it wanted to drive out missionaries, moneylanders, Hindu landlords and the government and set up a Munda Raj with Birsa at its head. अंग्रेजों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आई जब उनको ये लगा कि बिरसा मुंडा का जो राजनीतिक उद्देश्य है वो बहुत ही अलग है, क्योंकि इसके द्वारा वो चाहते थे कि जो डिकूस हैं, जो मिशनरीज हैं, मनीलैंडर्स हैं, हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं और गवर्नमेंट और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन सबको वन्य जीवन से बाहर खदेड़ दिया जाए। और बिरसा मुंडा एक
मुखिया के रूप में सामने आए। द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल दिस फोर्सेज एज द कॉज ऑफ माइजरी एंड द मुंडाज वर सफरिंग। कबीलाई लोगों को जंगलों में घुसने से मना कर दिया गया, लकड़ी काटने से मना कर दिया गया, झूम कल्टीवेशन करने से मना कर दिया गया। इन सब का कारण कबीलाई लोग मिशनरीज, मनी लैंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनको इसका जिम्मेदार मानते थे। द लैंड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग द ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम। Hindu landlords and moneylenders were taking over their land, and missionaries were criticizing their traditional culture. कबीलाई लोगों का मानना था कि जो मिशनरीज थे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, वो कबीलाई लोगों के रीति रिवाजों की आलोचना करते थे और जो ब्रिटिश सरकार की जो भूमि संबंधी नीतियां थी उससे कबीलाई लोग वनों में झूम कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे थे। As the movement spread, the British officials decided to act. They arrested Birsa Munda in 1895 and convicted him on the charges of rioting and jailed him for 2 years. ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने बिरसा मुंडा को 1895 में गिरफ्तार कर लिया गया और उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। When Birsa was released in 1897, he began touring the villages to gather support. He used traditional symbols and language to rouse people, urging them to destroy Ramana and establish a kingdom under his leadership. Birsa's followers began targeting the symbols of Diku and European power. They attacked police stations and churches and raided the property of moneylenders and zamindars, and they raised the white flag as symbol of बिरसा मुंडा। जैसे ही बिरसा मुंडा 2 साल के बाद जेल से छूटे, उन्होंने फिर से जो यूरोपियन लोग थे उनको रावण कह के संबोधित किया और जो मनीलैंडर थे और जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन सबको डिकू कहा और कहा कि उन पर आक्रमण किया जाए। पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया गया और जो यूरोपियन लोग थे और जो मनीलैंडर थे उन पर आक्रमण किया गया और उन्होंने बिरसा राज को एक अलग ध्वज दिया जो सफेद रंग का था। In 1900, Birsa died of cholera and the movement faded out. 1900 में बिरसा की मृत्यु कोलेरा से हो गई और जो बिरसा मुंडा की जो आंदोलन था वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। However, the movement was significant in at least 2 ways. फिर भी जो आंदोलन था वो 2 तरीके से महत्वपूर्ण था। पहला, it forced the colonial government to introduce laws so that the land of the tribal could not be easily taken away over by Dikus. पहला तो ये कि जो ब्रिटिश सरकार थी, जो औपनिवेशिक सरकार थी, उसको इस बात का एहसास हो गया कि वो कबीलाई लोगों को आसानी से उनकी जमीन से बाहर नहीं निकाल सकते, उनको जंगल से बाहर नहीं निकाल सकते। Second, it showed once again that the tribal people had the capacity to protest against injustice and express their anger against colonial power. They did this in their own specific way, inventing their own rituals and symbols of struggle. दूसरा क्या था कि उनको इस बात का एहसास हो गया कि कबीलाई लोग अन्याय को सहन नहीं करेंगे, वो इसका विरोध कर सकते हैं और उन्होंने ऐसा किया भी अपने अलग तरीके से, अपने अलग रीति रिवाजों को मनाते हुए। थैंक्स।